डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है, रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। बत्ती गोल, पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कहीं पे काम कर रहा है? सोचिए जरा। गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है। कोई भी गया उसके सर पर टप से मारा निकल गया, उसकी मजाक, वो आदमी है। पाकिस्तान है सबकी छेड़। जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? ये सवाल है, आखिरी सवाल। 1 करोड़ रुपए का कौन बनेगा करोड़पति का? भाई कर दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा दोस्तों, ऐसा है, आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रही है जूतमलात, ठीक है, इसके पीछे लच्छेदार जैसे पराठा होता है ना, एक पराठा, दूसरा परत, तीसरी परत, ये लच्छेदार पराठा है। आज हम इस लच्छेदार पराठे की बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अटैक करा था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट है। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट है तो ये लाहौरी सब के सब। और लाहौरी अपनी चमड़ी को दुख कभी नहीं दे सकता। भाई चमड़ी पे मुसीबत ना आ जाए लाहौरी की। इन्होंने स्टैंड ऑफ मिसाइल्स इस्तेमाल करी। यानी कि अगर ये सरहद है, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जेट आए और यहीं से फायर करा, अपने एरिया से, अपने एयर स्पेस से फायर करा और यहीं से मुड़ के वापस चले गए। मिसाइल गई और टारगेट पे जाके लगी। स्टैंड ऑफ मिसाइल, स्टैंड ऑफ वेपन्स इसको कहा जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात यह है ना कि जब भारत ने बालाकोट पे स्ट्राइक करी थी, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी। भारत ने पाकिस्तानी एयर, वो है तो हमारा एयर स्पेस, पीओके तो पूरा हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उस एयर स्पेस में हम लोग गए थे। ये जो पाकिस्तानी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं द टी वॉज फैंटास्टिक, टी वॉज फैंटास्टिक। अरे तुम्हारे घर के अंदर घुसा था वो, अभिनंदन, तुम्हारे घर के अंदर घुसा वो शेर का बच्चा, अकेले लड़ गया। तुम्हारे कितने जहाज थे? उसका एक अकेला जहाज अकेला लड़ गया। और तुम जो उसकी फोटो में वायरल करते हो ना कि उसको मारा, 100 गांव वालों ने मिलकर एक इंडियन एयरफोर्स के अफसर को पकड़ लिया और बड़े तुम ऐसा फतेह, ऐसे तुम अपनी ऐलान कर रहे हो कि बहुत तुमने लाल किले पे सब्ज परचम लहरा दिया। जैसे डरपोक बुज़दिल लोग हैं। एनीवे दोस्तों, तो ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस। ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस और ईरान ने मूड बना लिया है कि इनको दोबारा जूते पड़ेंगे। आप नोट कर लीजिए, ईरान कुछ ना कुछ करेगा। ईरान ने बोला है पूरा सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, चाबहार एरिया और पूरे इस एरिया में, बॉर्डर का एरिया जहां पे पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है, ईरान वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है दोस्तों। इसमें नेवी भी हरकत में आ गई है ईरान की, इसमें एयरफोर्स हरकत में आ गई। और सबसे बड़ी बात, एयर डिफेंस। अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, अगर ऐसी कोशिश करता है पाकिस्तान कि अपने हवाई जहाज अंदर भेजे, तो उनको किस तरीके से ठोकना है, ये वहां पे चालू हो गया ईरान में। पाकिस्तान में दूसरी ओर डर का माहौल है। डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है, रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। बत्ती गोल, पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। वो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में कई जगह सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान में ये बोल दिया गया है औपचारिक रूप से कि ज्यादा इस चीज को कवर मत करना, हल्का हाथ रखना। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान गया है बिक, असली बात है, मैं आपको कोर बताता हूं। जो लच्छा पराठा है ना, अब एक लच्छे की परत खोलते हैं हम लोग। पिछले एपिसोड में हमने प्याज की परत खोली थी, इसमें हम लच्छे पराठे की परत खोलेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए, या आप फिर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, $450 मिलियन दिए थे अपने F-16 ठीक करने के लिए। अमेरिका की यह शर्त थी कि जब हम बोलेंगे तब तुम करोगे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यह बोला, पाकिस्तानी फौज ने, कि यार आप हमसे कह रहे हो मारो,
आप खुद क्यों नहीं मारते? है ना? आप हमसे कह रहे हो मारो, अफगानिस्तान को मारो, ईरान को मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते? हमसे अपना गंदा काम क्यों करवा रहे हो? तो अमेरिका ने बोला अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी मैं। ये कहां का लॉजिक है? तुझे बोटी डाल दिया, तू भौंकेगा, तू काटेगा। तो पाकिस्तान ने बोला जी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहानी है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कही पे ये काम कर रहा है? सोचिए जरा, सोचिए किसकी कही पे काम कर रहा है? पाकिस्तान काम कर रहा है अमेरिका के कहने पर, और पाकिस्तान इजराइल का हुक्म बजा रहा है। इजराइल का। अब क्यों बजाएगा पाकिस्तान इजराइल का हुक्म? सोचिए। फिर एक लच्छे पराठे के एक और लच्छा खोलते हैं, ठीक है? कल प्याज की परत खोली थी, आज लच्छे पराठे की परत। देखिए इजराइल को इस समय कौन अटैक कर रहा है? हमास, हिजबुल्ला, हुथी। ये तीनों किसके कंट्रोल में है? ईरान के। ईरान कह रहा है इजराइल को अटैक करो। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिकी जहाज हैं, यूके के जहाज हैं, उनको अटैक करो। हुथियों को कह रहा है। सारा का सारा इसका चालक कौन है? ईरान। यानी कि आपको एक चाहिए जो ईरान को ठोके, चाहिए ईरान को ठोके, ठोक दिया। यानी कि जो पाकिस्तानी फौज की रेपुटेशन है दोस्तों कि पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो की रेपुटेशन है ना, जब कभी बोलो ये पाकिस्तानी को पैसा दिया, पाकिस्तानी नाचना शुरू कर देते हैं हर जगह। इनके भाड़े के टट्टू की फौज सऊदी अरब, इनके भाड़े के टट्टू की फौज जॉर्डन, जो इनको पैसा दे दे वहां पे मर्सनरी सोल्जर्स बन के चले जाते हैं। और ये लोग अफगानिस्तान में भी यही काम करते चले आए। अमेरिकन ने पैसा दे दिया। जब पता लगा, एक हल्की सी वहां से चीज हुई कि एक मिसाइल आई, इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए, वही एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन ने इनको दिए थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पाकिस्तानियों आप भी कमेंट में लिखो कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हो। है ये बात कि नहीं? और फिर आपने क्या बोला जाके कि हमारे तो मुसलमान बिरादर, एक तो यार मुसलमान बिरादर मुल्क मत बोला करो यार, बड़ा फ्रॉड लगता है पूरा मामला। 420 लगती है, फरेब लगता है, क्योंकि एक दूसरे की जेबें तुम काटते हो, एक दूसरे की गर्दनें तुम रेतते हो, और ये भी बोलते हो कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान है जी। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड की स्टोरी है। अब पाकिस्तान बात करता है खुद मुख्तारी की। पाकिस्तान बात करता है खुद मुख्तारी की, यानी कि संप्रभुता, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। यानी कि एक किसी भी देश की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है ना, तो उसके अंदर किसी को ना आने देना। लेकिन पाकिस्तान गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है, कोई भी गया उसके सर पर टप से मारा निकल गया, उसकी मजाक, वो आदमी है पाकिस्तान। है सबकी छेड़, जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों, ये तीसरी चौथी परत है पराठे की, चौथी परत। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी का कब कब उल्लंघन हुआ। दोस्तों 2011 की बात है, सलाला चेक पोस्ट, पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, सलाला बिल्कुल अफगानिस्तान से लगा हुआ है। अटैक हेलीकॉप्टर्स आते हैं अमेरिकन के, अटैक हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो उनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, जो ऑपरेशंस करने गई थी अफगानिस्तान पर, मारते हैं रॉकेट, 24 पाकिस्तानी फौजियों को मार देते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा पाकिस्तान कहता है कि यार कुछ महीनों के लिए चलो हम तुम्हारा सामान रोक देंगे और ये रोक देंगे, वो रोक देंगे। पाकिस्तान को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था, पाकिस्तान ने डर के मारे मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। अमेरिकन को पता था, अमेरिकन को पता था ऐसी हैं ये, फर्जी लोग हैं ये, इनको थोड़ा सा पैसा दे दो मान जाएंगे। लाहौरी हैं, ब्लड इनका लाहौरी है, और जिसका खून लाहौरी है वो कैसे लड़ेगा यार? हाउ विल ही फाइट? उसमें लड़ने का नहीं होता, जी हजूरी, राय बहादुर फलाना, इसी में चक्कर में रह गए सब। तो सलाला चेक पोस्ट में 24 पाकिस्तानी फौजी मार दिए थे, और उस जमाने में इनका पार्टनर था इन वॉर अगेंस्ट टेरर, बड़ी यारी दोस्ती थी। अपने यार दोस्त को मार दिया चेक पोस्ट पर, मारे रॉकेट धन 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 करके 24 पाकिस्तानी फ्राई हो गए, बिल्कुल बिल्कुल फ्राई कर दिया उन्होंने अमेरिकन ने। ठीक है, ये हुआ। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं। दूसरा केस दोस्तों वो भी 2011 का है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इसमें सील टीम 6 वाले लोग आते हैं, एबटाबाद में घुसते हैं और ओसामा बिन लादेन को ठोक देते हैं एक ऐसे एरिया में जो 800 मीटर दूर है। 800 मीटर दूर कहां से? इनके जो पीएमए है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, उसके बिल्कुल 800 मीटर दूर है।
और पाकिस्तान क्या कहता है, हमें पता ही नहीं लगा, ये तो इनकी फौज है, हमें पता ही नहीं लगा। इनकी सोवरेनिटी ऐसे दोबारा लोगों ने धज्जियां उड़ा दी इनकी सोवरेनिटी की। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक की। वही सर्जिकल स्ट्राइक 2016 वाली। पाकिस्तान करता है उड़ी में एक आतंकवादी गतिविधि, लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाते हैं भारतीय पैरा एसएफ, और वहां पर जाके जो कहते हैं कि मारकाट मची है, अंदर मारकाट मची है, आतंकवादी भाग रहे हैं, उनके पीछे ठोका जा रहा है, उनको स्नाइपर हमारे मार रहे हैं। वहां पे जिस प्रकार का असॉल्ट कराया इंडियन आर्मी ने, गला सूख गया पाकिस्तानियों का, चुप बैठ गए। उन्होंने बोला हुआ क्या है। तीसरी बार सॉवरेनिटी में हमें कायदे से इसको काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एरिया हमारा है जहां पे हम गए थे, दैट एरिया इज आवर्स, बट अवैध कब्जा है पाकिस्तानियों का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि घुस के मारा, राइट। फिर आ जाइए 2019 फरवरी, पाकिस्तान करता है पुलवामा। पाकिस्तानी फौज करवाती है जैश ए मोहम्मद से पुलवामा, और सीआरपीएफ के 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। भारत लॉन्च करता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में इंडियन एयरफोर्स के जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और स्पाइस 2000 मिसाइल फायर करके 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मार गिराते हैं। और ये स्ट्राइक्स होती कहां पे हैं? बालाकोट है कहां पे? बालाकोट है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। ये तीसरा झटका, ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए चौथा झटका। दोस्तों 2011 में एक केस हुआ था रेमंड डेविस का। रेमंड डेविस था CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर। CIA का कॉन्ट्रैक्टर जाता है बीच बाजार में 2 ISI वालों की हत्या कर देता है। वो लाहौर में CIA का कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकन गोरा, उसको लगता है कि 2 मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं या कार्रवाई करने वाले हैं, निकालता है वेपन, ठां करके 2 को लिटा देता है। वहां पे पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। फिर पाकिस्तान वही करता है जो पाकिस्तान करता चला है। पाकिस्तान इस्लामी कानून के पीछे छुप जाता है। एक दियत का कानून है इस्लाम में, यानी कि अगर आप उनके परिवार वालों को, जिसका आपने कत्ल करा है, आप उनके परिवार वालों को पैसा दे दें या कुछ कंपनसेशन दे दें तो वो आपको माफ कर देंगे, और अगर माफ कर देंगे तो केस अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। अमेरिकन ने बोला बस यही बात है, इतनी सी बात, लोग कितना चाहिए, मुंह खोलो कितना चाहिए। उसने बोला साहब 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए चाहिए, तुम 100 रुपए लो यार, भागो यहां से, बेकारी कहेंगे। उनके मुंह में डाला। रेमंड डेविस को छोड़ के गई थी ISI एयरपोर्ट, जिसके बंदों को मार दिया वो छोड़ कर गया। ISI के चीफ ने बोला कि इसकी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, उसको पूरी सुरक्षा दो और उसको जहाज में बैठाओ। जहाज में बैठाया, रेमंड डेविस को उठा के ले गए अमेरिकन दोस्तों। और कई बार ड्रोन स्ट्राइक्स, कितनी 100 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी हैं। ये पूरी एयरफोर्स जिसकी इतनी गुंडागर्दी दादागिरी करते हैं, कहां तुम्हारी एयरफोर्स, कहां तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम्स, कहां है? जब मन चाहे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करी, जब मन चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ठोका, अफगानिस्तान में ठोका ही ठोका, पाकिस्तान के अंदर ठोका, पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाए। ये है इनकी मर्दानगी, पाकिस्तानियों की, जो इतने हीरो बनते हैं लाहौरी सब। और दोस्तों सबसे बड़ा जो सोवरेनिटी का वायलेशन पाकिस्तान का कौन सा है? क्या वो नेपच्यून स्क्वायर है या सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ और? नहीं। जो रोज अफगान तालिबान और TTP वाले आते हैं, सरहद पार करते हैं, रोज इनके बंदे मार के जाते हैं, रोज के रोज ठोकते हैं इनको, ये कुछ नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूं, ये मोटे मोटे पेटों वाले, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी, सवेरे बिरयानी, शाम को निहारी, यही काम है इनका, और कुछ नहीं करते। ये दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। पठानों ने डेली इनकी आके वाट लगा रखी है, कुछ नहीं कर पाते ये। हम ये कर देंगे, हम एटमी मुल्क हैं, हम ये हैं, यही कहते रहते हैं बस ये। पर सच्चाई कोई बताए इन पाकिस्तानियों को। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कहता ना मर्द मोमिन, कोई सच्चा है, वो सच्चा है तो सच्चा के बताए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इनकी सच्चाई इनको बताओ, तब आपको पता लगेगा कि इनकी फौज कितने गंदे लोगों से भरी हुई है, कितने घिनौने लोग हैं इनकी फौज। इन्होंने पैसा लिया, और अगर आपने अमेरिका से पैसा लिया है तो भाई आपने यहूदियों से पैसा लिया, मान के चलिए। मैं जो आपको बता रहा हूं, आप जो कहते हैं मार देंगे इजराइल को, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे तो पैसे लेके तुम बैठे हो उनके कहने पे, वरना ईरान को मारने का। और ईरान ने क्यों कराई है? आपको एक बात पता है, ये सिर्फ अभी हवाई हमला है। उसने मिसाइल भी हवा से मारी है, इन्होंने एयर स्ट्राइक भी हवा से करी है। भगवान ना करे दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये हवा और जमीन के अलावा समुद्र में हो जाए। अगर समुद्र में हो गई तो पूरे रीजन का बैंड बज जाएगा।
पूरी ट्रेड का बैंड बच जाएगा यहां पर, पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं पड़ता फर्क क्योंकि इन्होंने ट्रेड की शक्ल तो इन्हें पता ही नहीं ट्रेड क्या होता है, दे डोंट नो। दोस्तों आगे आने वाला वक्त ये बताएगा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में और क्या होने वाला है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैटर यहां पे सलटा नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है, ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ऐसी ये हैं, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहेंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान ठोकेगा। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ अमेरिका और इसराइल का एजेंट है। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ तुम गलत कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये देखिए ईरान को पता था ये क्या कर रहे हैं, ईरान को पता था, ईरान वाले बेवकूफ नहीं है कभी ऐसा। ये जो एक बात बताइए, मैं पाकिस्तानी आपसे पूछता हूं, ये जो पूरा मामला है ना कि इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये आतंकवादी यहां पे है, ये दहशतगर्द वहां पे, ये आज से चल रहा है, ये तो 10 साल से चल रहा है, ये आज से चल रहा है, ये 10 साल से चल रहा है भाई, ये कोई नई बात नहीं है जो आप समझे कि नई बात हो गई है, नो नॉट एट ऑल। ये जुंदुल्ला, जैश अल अदल और वहां के ये जो हैं आसपास आते हैं एक दूसरे की जगह, ये आज से चल रहा है, नो। फिर ईरान ने मिसाइल क्यों मारी? सोचिए ना, पाकिस्तानी तो ये कह देंगे आराम से कि भाई पहले उन्होंने मारा था, हमने जवाबी कार्रवाई करी, नहीं, इतना सिंपल नहीं है भाई। ईरान ने क्यों मारी मिसाइल? क्योंकि ईरान को पता है कि आप लोग जो वहां पे दहशतगर्द भेज रहे हो ईरान के अंदर, किसका पैसा लेके, किसके हुक्म पे आप लोग ये काम कर रहे हो। ईरानियन रेजिम को ये भली भांति परिचित है उससे, दे नो इट वेरी वेल व्हाट द पाकिस्तानीज आर अप टू। दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम अमेरिका एंड दे आर ट्राइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स इनसाइड ईरान, बिकॉज इन लोगों ने वहां से पैसे ले रखे हैं, ये बात है। और यही चीज डॉक्टर जयशंकर वहां पे समझने भी गए थे, यही चीज बताने के लिए भी गए थे, हूथियों के बारे में बात करी उन्होंने, जाहिर सी बातें करी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं कि करी होगी, शिपिंग लेन्स के बारे में, लेकिन उनको ब्रीफ भी करा है ईरानियन अथॉरिटीज ने कि ये जो पाकिस्तानी है ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, ये लोग कहीं से पैसा ले रहे हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है यार, ये पाकिस्तानियों ने सुपारी ले रखी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का काम करते हैं ये, कि हाँ ठीक है जनाब, आपने हमें इतने पैसे दे दिए, हम आपका काम कर देंगे। दैट इज द नेचर ऑफ दैट स्टेट। तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला जो सवाल है वो है वृशाली सरदेशमुख, ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल कमेंट्स हमारे पॉलिटिशियन से हमने सुने, मुझे ये लग रहा है कि अगर हम एक डिक्टेटरशिप होते तो हम आज तक डेवलप पूरी तरीके से हो चुके होते, और मुझे ये भी शक है कि हम कभी सुपर पावर बन पाएंगे अगर ऐसे गुंडे हमारे देश में रहे। आपको क्या लगता है? वैशाली जी जय हिंद। देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अलावा और कोई चारा है नहीं, ठीक है। डिक्टेटरशिप में ये हो जाता है कि हाँ, डिक्टेटरशिप में ये सब चीजें गायब हो जाती हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर हर एक बंदे को उसकी जान ले लेता है जो उसके खिलाफ बोले। डिक्टेटरशिप इज अ वेरी पर्सनल थिंग, वहां पे लोगों का स्टेक्स नहीं होते, तो इसलिए डिक्टेटरशिप तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं खुद फौजी हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या भारत में आर्मी रूल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जीरो, नो आर्मी रूल। आर्मी इज वेरी गुड फॉर वन थिंग, प्रोटेक्टिंग इंडिया, उसमें इंडियन आर्मी का कोई मेल नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप सोचते हैं एक काम में कोई अच्छा है तो दूसरे में भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा एथलेटिक्स में बहुत अच्छा हो या दौड़ने में बहुत अच्छा हो, बास्केटबॉल में बहुत अच्छी खेले, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप एब्सोल्युटली नॉट। डेमोक्रेसी की लाख प्रॉब्लम्स हो, वी शुड स्टिक विद डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इज नॉट एन ऑप्शन, आर्मी रूल इज नॉट एन ऑप्शन, इट वाज नेवर एन ऑप्शन, इट वाज नेवर एन ऑप्शन। चिन्मय दांगले, अच्छा चिन्मय दांगले जी का यह सवाल है कि जो रेजिमेंट जिस स्टेट की है उसको हम उसी स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे क्यों नहीं उसको लगाते? क्या इसका यह कारण है कि जैसे असम राइफल्स है वो एक खास एरिया की है और स्पेशलाइज्ड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में करती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि अ पैरामिलिट्री फोर्सेस स्टेशन्ड इन कश्मीर इंस्टेड ऑफ आर्मी कंबैटिंग टेररिज्म? नहीं देखिए चिन्मय जी, पहली बात तो जय हिंद और नमस्कार। देखिए ऐसा नहीं होता। नागालैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने नागा रेजिमेंट को डाला, ऐसा नहीं है। नागालैंड भी भारत का हिस्सा है, तो वहां पे अगर मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसको फाइट करना हर एक भारतवासी का वो है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि नागा रेजिमेंट मेरी ही रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट दे आर द सेम रेजिमेंट, वी हैव द सेम रेजिमेंटल सेंटर इन रानीखेत। तो कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट अलग नहीं है, ठीक है।
और पहली बात। दूसरी चीज़, आपने बोला कि कश्मीर में ऐसी फोर्स क्यों नहीं है। कश्मीर में एक ऐसी फोर्स है और उसको जी राष्ट्रीय राइफल्स कहते हैं। इट इज़ ऑफिसर्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द मैन आर ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन आर्मी। डेपुटेशन पे जाते हैं। बड़ी कामयाब फोर्स है राष्ट्रीय राइफल्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में। बट राष्ट्रीय राइफल्स का थोड़ा सा काम अलग है। असम राइफल्स काफ़ी हद तक बॉर्डर गार्डिंग भी करती है। असम राइफल्स का और भी काफ़ी काम है। राष्ट्रीय राइफल्स इज़ अ हार्ड कोर काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म फोर्स और बड़ी कामयाब फोर्स है। तो ऑलरेडी आरआर है और काफ़ी सालों से है आरआर, बाय द वे। आई थिंक 30 साल से ज़्यादा हो गए राष्ट्रीय राइफल्स को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, बैकुंठ द्विवेदी ये कहते हैं, जय हिंद मेजर साहब। बैकुंठ जी, जय हिंद। मैं कैंसर रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। मैं आपके रोज़ वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बैकुंठ जी। ये कहते हैं कि इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड फील करता हूँ जब आप एंटी इजराइल और हमास प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होता। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ इनका काउंटर करने के लिए। आप देखिए बैकुंठ जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है, पर अगर आप मेरी तरीके से एक मिडिल क्लास हैं तो आपके भी परिवार वालों ने बहुत मेहनत करी होगी और बहुत पैसा कहीं से लेके बोरो करके आपको भेजा होगा बाहर, या आपने लोन लिया होगा, स्टूडेंट लोन। मुझे नहीं पता आपके क्या हालात हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन चक्करों मत पड़ो। जिनको जो प्रोटेस्ट करना करिए। आप देखिए, सुनिए, आप भारत के एम्बेसडर हैं, पहली चीज़ें समझ लीजिए, राइट। आपको लोग इसलिए याद नहीं करेंगे कि आप कौन से प्रोटेस्ट में घुसे और आपने कौन से प्रोटेस्ट का हिस्सा। आपको लोग इसलिए याद करेंगे कि आपके नंबर कितने आए, और आपको लोग इसलिए याद करेंगे कि आपने क्या अचीव करा लाइफ में। आप इनको करने दीजिए जो इनको करना है। इनको इसके खिलाफ उसके खिलाफ जो भी करना है, दैट इज़ नॉट योर बिजनेस। आप इन सबसे अलग रहिए। जो बोलता है कहना, बोलो भैया, कहना मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है भाई, मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ, माँ बाप ने कर्ज लेके भेजा हुआ है, तुम्हारी तरह इफरात के पैसे नहीं है कि ये उड़ाया ये उड़ाया ये प्रोटेस्ट करी, ठीक है। आप अपना लक्ष्य क्लियर रखिए। आप क्यों गए हैं वहाँ पे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप वहाँ पे गए हैं भारत का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। वो आपका एक काम है, और आपका सिर्फ एक काम है कि आपको भारत का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, माँ बाप का रोशन करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। और आपका कोई काम नहीं। दुनिया में कहीं लड़ाई हो, कुछ हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। आप दूरी रहिए इन सब चीज़ों से। लोग कहेंगे, कहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पीपल, आप कल उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो दूसरी पार्टी बोलेगी उस प्रोटेस्ट का क्यों हिस्सा हो। जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको भी बोलते हैं, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है उसको भी बोलते हैं। बोलते सबको लोग हैं। आपको अलग रहना है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। राज पारेख, जैन मेजर साहब, जैन राज पारेख जी। अगर इंडिया चाहता है कि पीओके को वापस ले लें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत काफ़ी पस्त है, तो ये चाइना को पक्का इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि उनके गिलगिट बाल्टिस्तान में रीजन में उनके इन्वेस्टमेंट है और सीपैक का प्रोजेक्ट भी है। ये भारत के लिए दो फ्रंट का वॉर कर सकता है, खोल सकता है। पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर तो नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, अच्छा बेसिकली क्या हम वॉर के लिए इक्विप्ड हैं? देखिए, जहां तक पीओके की बात है, मुझे नहीं लगता कि वॉर इज अ सोल्यूशन। नॉट दैट कि हम कर नहीं सकते, वॉर क्यों करना है। आज की तारीख में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी बड़े शान से आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जबकि आज़ाद बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि अपने कश्मीर और अपने लद्दाख और अपने जम्मू को इतना चमका दो, इतना चमका दो, उसको इतना बेहतर बना दो, इतनी फैसिलिटीज़ दे दो, राइट। वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे कॉलेजेस, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे रिसर्च, वहाँ पे जॉब्स, वहाँ पे आप लगा लीजिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, टूरिज्म, वहाँ पे इतना चमका दो कि पीओके के लोग और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान को थप्पड़ मारें और बोलें कि क्यों हमें फंसा दिया यहाँ पे जाहिलों, बख्श दो हमें, हमारी जान बख्शो, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी जान बख्शो, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, और ये काम हो रहा है, और गाजे बाजे के साथ हो रहा है, और जोर शोर से हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना, कोई फौज वौज भेजने की जरूरत नहीं, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आवाम खड़ा हो जाएगी ना, जब वहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, पाकिस्तान की नाक से खून निकल जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना। कोई भी अगर बड़ा आदमी सुन रहा है, ठीक है, कोई भी बड़ा आदमी सुन रहा है जिसके पास पैसे हैं, जो इंटरेस्टेड है इसमें, आपको जेएनके की आईपीएल टीम बनानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप जेएनके की आईपीएल टीम बनाएंगे ना, ये ऐसी मिसाइल है जो लाहौर में जाके गिरेगी।
इसके स्ट्रेटेजिक फायदे बड़े हैं। आईपीएल की टीम बनाई है, और जो बख्शी स्टेडियम है ना श्रीनगर में, भगवान के लिए उसको अच्छा बना दो यार। मैं देख के परेशान हो जाता हूँ जब भी मैं गुजरता हूँ बगल से। और वहाँ पे आईपीएल के मैचेस होने चाहिए श्रीनगर में। सर्दियों में नहीं हो सकते जाहिर सी बात, जब होते भी नहीं आईपीएल तो आईपीएल गर्मियों में होती है। गर्मियों में जाइए, 1 2 3 मैचेस होने चाहिए। और जितने भी कश्मीरी यूथ हैं, लड़के लड़कियाँ बुजुर्ग हैं, सबको बोले जी चलो आईपीएल देखने के लिए, नज़ारा। ठीक है, इट विल इंप्रूव द इकोनॉमी। वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, कश्मीरी भाई बहनों को। दे नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दे नीड डायरेक्शन इन द लाइफ। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब चूरन बेचना, ये होगा पाकिस्तान कख नहीं करने वाला, न इनका बस का कुछ। ठीक है जी। तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।